हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन। आज हम एटम के बारे में जानते हैं। एटम होता क्या है, क्या इसकी डेली लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट भी, ये भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जितना भी कुछ क्रिएट हुआ है ये किसी चीज़ में क्रिएट हुआ है। जैसे कि मैं बताऊँ तो यूनिवर्स से शुरुआत होती है। यूनिवर्स आता है, उसमें प्लैनेट्स आते हैं। देखिए यूनिवर्स में होता क्या है, यूनिवर्स में हमारे प्लैनेट्स होते हैं और हम आप कह लो स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज, ये सब होते हैं हमारे यूनिवर्स में। अब जितना भी कुछ बना है इस दुनिया में, यूनिवर्स में, ये दो चीज़ें मिलके बना हुआ है। एक होता है एनर्जी और दूसरा होता है एटम। पहले एनर्जी पर फोकस करते हैं। एनर्जी देखिए, एनर्जी वैसे डेफिनेशन बोल लेते हैं। एनर्जी की डेफिनेशन होती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क। एनर्जी किसी कार्य को करने की क्षमता होती है। अगर मैं इसके एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल आप समझिए कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी है, मुझे विद्युत क्रिएट करना है। अब इसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा, तो मैंने क्या किया, जनरेटर का यूज़ किया। जनरेटर का यूज़ करके मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, पर इसमें मैंने डाला फ्यूल। फ्यूल डाला तो जनरेटर वर्क किया। जनरेटर वर्क किया तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिली। यहाँ से क्या हुआ, फ्यूल था हमारा एनर्जी। अभी कौन सी एनर्जी थी? एनर्जी एक तरह की नहीं, कई सारी होती है। जैसे कि फ्यूल हमारी थी मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे फ्यूल का मतलब हमारा डीजल जो होता है, जो हम जनरेटर्स में डालते हैं, वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी। अब जनरेटर ने प्रोसेस किया, इसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। देखिए एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती। जैसे एनर्जी ख़त्म नहीं की जा सकती, वैसे एटम भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैकेनिकल एनर्जी थी, उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। ख़त्म नहीं हुआ, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैंने तो 2 लीटर जो था डीजल डाला था, अब यहाँ पे तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई, तो बाकी जो थी वो हीट एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे जनरेटर में यूज़ हो गई। ख़त्म नहीं हुई, वो यूज़ होती रही। ये था हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब एटम का कॉन्सेप्ट छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है। एटम में आप देखें, पूरी जो केमिस्ट्री है उसमें हमारा एटम से ही रिलेटेड है। हर चैप्टर में एटम है कहीं ना कहीं। एटम ये तो एलिमेंट तो है ही। देखिए एटम जो है, अभी एटम पे चलते हैं। पहले यूनिवर्स में 2 ही चीज़ होती है, एनर्जी और एटम। एनर्जी कई सारी फॉर्म में होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अभी एटम पे आता है। एटम क्या होते हैं, किसने बताया? परमाणु क्या होते हैं? एटम, देखिए एटम जो था, इसकी जो एक्सप्लेनेशन हुई, जो बताया कि कोई भी चीज़ जो है छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है, ये बताया गया था 400 BC पहले। परमाणु कुछ होता है, ये बताया गया था 400 BC पहले। अब ये जो किसने बताया था, ये बताया भी तो होगा किसी ने। ये बताया था हमारे इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर। चार सौ BC में एटम की खोज हुई, बताया गया कि एटम ये होता है। तो ये बताया था हमारे इंडियन और जो ग्रीक फिलोसोफर होते हैं, ठीक है, 400 BC पहले बताया। अभी जो परमाणु शब्द है या एटम शब्द है, ये बना कहाँ से? क्या होता है कि पहले जो थी ज़्यादा भाषाएं नहीं थी, जैसे इंग्लिश नहीं थी, तो ग्रीक लैंग्वेज का भी यूज़ होता था। तो एटम को अभी तो हम फिलहाल एटम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। पहले जो था एटम को बोला जाता था अटोमियो, ATOMIO। ये कहाँ से बना? ये ग्रीक लैंग्वेज से बना। अधिकतर जो शब्द हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से ही ड्राइव हुए हैं। आप बुक में केमिस्ट्री की बुक खोलेंगे, फिजिक्स की बुक खोलेंगे, वहाँ पे ज़्यादातर शब्द ग्रीक लैंग्वेज से ही ड्राइव हुए हैं। ये हमने देखा कि परमाणु 400 BC पहले डिस्कवर हुए। किसने किए? इंडियन और ग्रीक फिलोसफर ने किए। अब परमाणु को कहाँ से आया? ग्रीक लैंग्वेज से शब्द मिला कि ये परमाणु होता है। ग्रीक में क्या बोलते हैं? एटोमियो बोलते हैं। अब ये जान लिया एटम होता क्या है, पर कहाँ पाया जाता है ये भी तो जानना ज़रूरी है। देखिए मैंने एक ईंट ली, या बोल लीजिए मैंने एक घर बनाया,
घर में एक दीवार थी, दीवार में काफ़ी सारी ईंटें थी, घर में काफ़ी सारी ईंटें थी। अब सबसे मैं आपसे पूछूं, यदि मैं इन सब में पूछूं दीवार, घर और ईंट किसका यूज़ करके मैं एक नया घर बना सकता हूँ, तो आप बोलोगे मैं ईंट का यूज़ करके एक नया घर बना सकता हूँ। तो वहाँ पे सबसे छोटी यूनिट जिससे कोई घर मिलके बना होता है, सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? ईंट हुई। तो ठीक इसी प्रकार हमारे आसपास में जितने भी मैटर है, जैसे टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, या हमारी बॉडी भी ले लो, हमारी बॉडी में लेकिन सेल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जो भी डेड या आप कह लो जिनमें लिविंग नहीं होती, वो जो चीज़ें होती है वो हमारी एटम से मिलके बनी हुई होती है। हम उन्हें कहते हैं मैटर। ये आपने 9th में पहले चैप्टर में पढ़ा होगा मैटर क्या होता है? जो भी कोई ऑब्जेक्ट जगह घेरता है या जिसका कुछ मास होता है। डेफिनेशन तो पूरी ये थी कि जिसे हम अपने 5 सेंस ऑर्गन जो होते हैं उनसे टच करके पहचान सकते हैं, 5 सेंस ऑर्गन जो होते हैं उनसे टच करके पहचान सकते हैं। बट बाद में डेफिनेशन कट करके ये बन गई कि मैटर वो होता है जिसका कुछ मास हो और जो जगह घेरता है। अब मैटर जो होता है मिलके बना होता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स मिलके बने होते हैं एटम से। कहने का मतलब जब एक एटम था, ऐसे ही आगे कई सारे, तो बना हमारा मॉलिक्यूल। अब ऐसे ही करके बहुत सारे एटम आ गए तो बन गया हमारा एक मैटर। जैसे कि आप ईंट का एग्जांपल ले लीजिए, वो पहले, या आप घर का एग्जांपल लीजिए। घर जो था किससे मिलके बना? दीवारों से, वॉल से। वॉल किससे मिलके बनी? हमारी ईंटों से, ब्रिक से। ठीक है। जैसे कि मैटर जो है मॉलिक्यूल से मिलके बना, मॉलिक्यूल जो थे वो एटम से मिलके बने। ठीक उसी प्रकार हमारा जो घर होता है वो किससे मिलके बना? दीवारों से। दीवारें किससे मिलके बनी हुई थी? ईंटों से। ये हमारा एटम होता है। अब मैं जैसे कि बोलूँ बोर्ड क्या है? बोर्ड क्या है? तो मैटर मिलके किससे बना है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किसके हो सकता है? यदि अंदाजा भी लगाया जाए, कार्बन के हो सकते हैं, किसी भी तत्व के हो सकते हैं, एलिमेंट के हो सकते हैं। अब तत्व के, एलिमेंट के, मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बनेंगे? एटम्स। घूम फिर के जो भी चीज़ है यूनिवर्स में, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जो भी कुछ है वो एटम से मिलके बना है। जो उसकी सबसे बेसिक यूनिट है वो है एटम। ये हमने एटम देखा कि एटम 400 BC पहले डिस्कवर हुआ। एटम को ग्रीक मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ था, कहाँ से आया था? ग्रीक लैंग्वेज से आया था। ये जाना कि एटम होता क्या है। अब इसके बाद हमारी आती है थ्योरी। ये इतना जो था, इतना हमें बताया गया था 400 BC पहले, इतना डिस्कवर हुआ था 400 BC पहले। अब जितना ये है ये बाद की बात है। इतना 400 BC पहले डिस्कवर हुआ था। ये हुआ था 19th सेंचुरी में कि एटम क्या होता है, कैसे कैसे इसमें रिएक्शंस होती हैं और भी काफ़ी कुछ था इसमें। ठीक है, ये हुआ था 400 BC पहले। अब आते हैं हमने जान लिया एटम क्या होता है। अब आते हैं थ्योरी पे। यदि मैं पूछूं एक अच्छी थ्योरी क्या है, यदि मैं आप सबसे पूछूं अच्छी थ्योरी क्या है, मेरे उसमें तो यही रहेगा कि मतलब मैं अपना सजेशन दूं तो अच्छी थ्योरी वही है जिसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन क्रिएट की जाए, हर एक माइनर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, वो एक अच्छी थ्योरी क्रिएट कर सकती है। तो ठीक इसी प्रकार अच्छी थ्योरी क्या है? जिसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो, काफ़ी कुछ अच्छा मतलब ध्यान दिया जाए उसमें। तो ठीक उसी प्रकार हमारी जो थ्योरी प्रपोज की थी, बताई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहले हम जानते हैं डाल्टन कौन है। ठीक है, डाल्टन जो थे वो एक ब्रिटिश टीचर थे। स्कूल में ब्रिटिश टीचर थे स्कूल में। अब उनने जिस ईयर में अपनी थ्योरी दी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो था 1808। जिस ईयर में अपनी थ्योरी दी थी वो था 1808। ठीक है, अब थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी दी क्या थी इन्होंने? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, पहले इन्होंने बताया था, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी
ये दी थी इनने लॉ के ऊपर। कोई भी जो थ्योरी दी जाती है वो दी जाती है लॉ के ऊपर, कि वहाँ पे उनने कुछ ऐसा देखा, लॉ में कुछ चेंज आया, या उन्हें लॉ को ऑब्जर्व करके एक थ्योरी दी थी। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, ये दी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन तीनों के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी। इन तीनों मतलब पहले भी लॉ थे, ये नहीं कि पहले थ्योरी है एटम के बाद, नहीं। एटम के बाद हमारे यदि आप 11th में या 9th में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 9th में बताएगा। 11th में 5 हो जाते हैं लॉ, 3 नहीं रहते हैं 5 हो जाते हैं। मेन जो था इनने 3-4 उन लॉ के ऊपर स्टडी की, उनसे जो थी अपनी थ्योरी दी थी। पहली बात इनने बताई कि भाई मैटर जो होता है, कोई भी मैटर, जैसे बोर्ड है, बोर्ड किससे सबसे छोटी यूनिट एटम। ये जो बोर्ड बना है ये हम जानते हैं मॉलिक्यूल से मिला हो, अणु से मिलके बना है। अणु किससे मिलके बना है? परमाणु से, एटम से। तो इन्होंने अपनी थ्योरी का पहला पॉइंट बताया कि हम कभी भी एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। हम एटम को कभी डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो है नॉन डिविजिबल है। एटम जो है नॉन डिविजिबल नहीं है, नॉन डिविजिबल है। दूसरा पॉइंट इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था, जिस प्रकार हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम एटम को ना ही बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। एटम को ना ही बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा, हमने तो कभी एटम को देखा ही नहीं। तो एटम बहुत छोटा होता है, आप उसे अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, इतना छोटा होता है एटम। दूसरा पॉइंट था कि एटम नॉर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी एटम बनेगा किसमें, मतलब कहने का मतलब क्रिएट, इनने बोला कि एटम नहीं बनाया जा सकता नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये चीज़ इनने किसको देख के बोली? डिस्ट्रॉयड। ये इनने बोली कि जब भी कोई रिएक्शन होगा, जब भी कोई अभिक्रियाएँ होगी, चाहे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, किसी भी चीज़ की, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की जब भी अभिक्रिया होगी, ना ही उसमें कोई नई चीज़ बनी है। कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया तो H2O मिल गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और नहीं ऐसा होगा कि कार्बन कंपाउंड, कार्बन और ऑक्सीजन बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, कार्बन गायब हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है। ये अपने इनने दूसरा पॉइंट बताया। तीसरा इनने पॉइंट बताया था कि क्या होता है, 9th में तो कम भी तत्व दे रखे हैं, बुक में एलिमेंट कम दे रखे हैं, बट उन्हीं में से ले लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला हाइड्रोजन, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। हाइड्रोजन इन्होंने बोला यदि कोई एलिमेंट है, सपोज कोई एलिमेंट है, उसके जो एटम होंगे उनका सेम ही साइज होगा। क्या सेम होगा? साइज सेम होगा, मास सेम होगी और एटॉमिक नंबर सेम होंगे। ठीक है, साइज सेम होगा, मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होंगे। ये इनने अपने तीसरे पॉइंट में बताया। अब चौथे पॉइंट में इनने बताया था कि मैंने ले लिया हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा ले लिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया। इन्होंने बताया यदि डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इनका जो साइज, मास और एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट ही होगा। चाहे हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 6 होता है, इसका मास हमारा 1 ही होता है, इसका हमारा 12 सॉरी ऑक्सीजन आता है 8 पे, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास होता है 16। डिफरेंट है। साइज की तो बात ही नहीं करें, साइज हाइड्रोजन में एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन। साइज की बात करेंगे तो 10th में हमारी पीरियोडिक टेबल में बता रखा है, साइज होता है इस तरह जाता है तो घटता है और नीचे जाता है तो बढ़ता है, बता रखा है वहाँ पे। तो हाइड्रोजन का छोटा होगा और ऑक्सीजन का बड़ा होगा साइज। मास तो इसका 1 U होता है, इसका 16 U होता है। एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, इसका 8 होता है। ये हमारा चौथे पॉइंट में उन्होंने बताया था। अब पाँचवें पॉइंट की बात करें तो पाँचवें पॉइंट के लिए हम एक रिएक्शन लेंगे। रिएक्शन जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन के ले लेते हैं, जब भी किसी चीज़ में रिएक्शन होगी, उन्होंने बताया था पाँचवें पॉइंट में कि जब भी किसी चीज़ में रिएक्शन होगी तो वो हमेशा एक सिंपल सा होल रेशो बनाएंगे। अब होल रेशो कैसा होता है, जैसे कि C+O2
कार्बन और ऑक्सीजन, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा CO2। यहाँ पे कार्बन का कितना एटम है, देखिए 1 को हम ऐसे लिखेंगे नहीं, हमें सी से पता चल रहा है कि एक ही है। यहाँ पे हम बोले कार्बन के कितने एटम है 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2। कार्बन का एक एटम है यहाँ पे, ऑक्सीजन के कितने हैं 2। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी वहाँ पे, जब भी कोई नया कंपाउंड बनेगा तो उनका जो रेशो आएगा वो सिंपल होल नंबर में आएगा। होल नंबर जैसे 0 से स्टार्ट होता है ऐसे तो, पर उन्होंने बोला सिंपल होल नंबर, जैसे कि 1 2 आ गया। यदि नहीं आता तो 11 में पढ़ेंगे कि वहाँ पे हम जो होता है एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों से, जैसे कि इसका ऑक्सीजन का, ये कार्बन का मेरा रेशो 1.5 आ रहा है और इसका आ रहा है आप 1 ले लीजिए। अब इस तरह के मैं कैसे रेशो निकालूँ, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मुझे नया इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 5 दूनी 10, 0.2 कम 2 तो 3, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो सिंपल होल रेशो आ जाएगा। ये 11 का है ऐसे कि सिंपल होल रेशो कैसे निकालते हैं। ये इनने 5वें पॉइंट में बताया। छठा तो इनने बताया था छठे पॉइंट में कि यदि कभी भी रिएक्शन होगी तो जैसे कि सोडियम और क्लोराइड की होती है, सोडियम और क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, हम ये जानते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन, तो वो अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ये 2 एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे तो वो अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे जिससे वो एक ढंग से कंपाउंड बन जाए। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। अब इसके बाद इस डाल्टन क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी काम आप करते हैं, कोई बड़ा काम, तो उसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ घाटे भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी उससे लोगों को कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ प्रॉब्लमें भी आई। सबसे पहले फ़ायदे क्या हुआ, अचीवमेंट्स क्या हुई इनकी। अचीवमेंट में पहला पॉइंट तो यही कि एक तो स्कूल टीचर थे, इन्होंने अपनी स्टडी के बेस पे बताया कि इन्होंने थ्योरी दी थी। थ्योरी में पहले के जितने भी लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीनों लॉ एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन किए थे। ये तीनों लॉ जो है ये हमने केवल एक थ्योरी से ही एक्सप्लेन किए थे। इनका जो अचीवमेंट था सबसे बड़ा यही था कि उन्होंने 3 लॉ एक थ्योरी से एक्सप्लेन किए थे। आप बोलेंगे ये लॉ कहाँ है, थ्योरी में तो कहीं दिए ही नहीं है कि लॉ हैंगे, मतलब कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। आप देखेंगे कि पहले पॉइंट में बताया कि दूसरे पॉइंट में बताया कि मैटर को ना बनाया जा सकता है, नहीं ख़त्म किया जा सकता, मैटर को नहीं बना सकते, नहीं ख़त्म किया जा सकता। तो एटम में सपोज करते हैं, एटम को नहीं बनाया, जब मैटर को नहीं बनाया जा सकता, नहीं ख़त्म किया जा सकता है, तो एटम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अप्लाई होता है। कैसे होता है, इसका कुछ मास होगा, मास नहीं ख़त्म किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहाँ अप्लाई होता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसका फिक्स रेशो होता है। पानी जो है H2O, उसका रेशो क्या होगा, मास का बोल दूँगा, मास का रेशो मेरा 1:8 ही आएगा। 1:8 कैसे आएगा, देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसका जो मास होता है वो होता है 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ पे रेशो रख लो या प्लस कर दो, यदि पूरे का निकालना होता तो प्लस करते, बट हम यहाँ रेशो निकाल लें। ये आएगा हमारा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का आया 2U। अब इन्हें बटे में रख लो या फिर आप रेशो में रखोगे, कट के हमारा आ जाएगा 1:8। यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
प्रूव होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बहुत आसान है। ये जो है आप 11 में पढ़ना, मेन जो है 2 9th में है। ये 11 में दे रखा है कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन फॉर्म रिएक्शन करते हैं तो 2-3 कंपाउंड बनते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे करके कंपाउंड बनते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये बताया। इन्होंने अचीवमेंट देखा, अचीवमेंट में ये तीनों लॉ जो है एक थ्योरी से एक्सप्लेन किए, बट ये फेल्ड हो गए थे। किसमें फेल हो गए थे? इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि जब भी हम किसी रॉड को, एबोनाइटल रॉड को जब भी किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो जो होती है रॉड उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। तो ये चीज़ जो थी एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी थ्योरी में, इसलिए इनकी जो फेल्ड थी कि थ्योरी फेल नहीं थी, इनकी जो आप कह सकते हैं लिमिटेशन थी वो ये थी कि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी उसके अंदर, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने एटम एक्सप्लेन कर दिया अच्छे, बट ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जब भी एबोनाइटल रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो ऐसा क्यों होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों क्रिएट होगी, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब हमने देखा, अभी तक हमने यूनिवर्स पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, एटम पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसके अचीवमेंट और उसकी लिमिटेशन पढ़ी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब 19th को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं 20th सेंचुरी में। तो वहाँ पे बताया गया है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि एटम में मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्टिकल होता है, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है हमारा प्रोटॉन, और 3rd नंबर पर आता है हमारा न्यूट्रॉन। अब ये कहाँ पाए जाते हैं एटम में, यही बात आती है। देखिए, यदि मैं अभी लेटेस्ट नए मॉडल के अकॉर्डिंग बताऊँ, ये होता हमारा न्यूक्लियस। अभी ढंग से बना देता हूँ। ये होता हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और ये जो सेल रहेंगे ना, यही इस सेल का नाम है के, इसका L है, इसका M है, इसका N है, इसके नाम होते हैं सेल्स के। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं राउंड राउंड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन में हमारा सेल्स में रिवॉल्व घूमते हुए पाया जाता है। प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो भी हमारा न्यूक्लियस में होता है। अभी कैसे डिस्कवर की गई ये हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी हम यही जानते हैं कि 4 सेल होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वही न्यूक्लियस में होता है। अब हमने ये देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अभी होते क्या है, रियल में क्या होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। अभी नेगेटिव चार्ज कब आता है, ये आप 10th में पढ़ेंगे, आगे 9th के जो स्टूडेंट हैं वो 10th में पढ़ेंगे, और जो 11th में होंगे उन्होंने पढ़ रखा होगा। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में देखिए, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में डाउट आएगा, जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाता। देखिए, सेल फिक्स है, सेल की पोजीशन फिक्स है, रेडियस यहाँ से जो रेडियस है ये भी फिक्स है, न्यूक्लियस। देखिए, सेल फिक्स है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। हाँ, ये एक्साइटेड जब स्टेट में आएगा तो वो यहाँ आ सकता है एक्साइटेड स्टेट में, यदि कंटिन्यूस हुआ या डिसकंटिन्यूस तब वो यहाँ आ सकता है, फिर बाद में वापस वहीं चला जाएगा, पर वो न्यूक्लियस में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल। अब आता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। देखिए, 9th के स्टूडेंट ने ऐसे देखा होगा, यहाँ पे हमारा कोई Z, ऐसे एग्जांपल है तो समझिए Z, X और A, ऐसे देखा होगा, ऐसे देखा होगा, ऐसे जैसे कि ये देखा होगा। अब ये होता क्या है, देखिए समझिए ये होता क्या है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर पे चलेंगे, फिर चलेंगे
मास नंबर पे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यदि हम बात करें तो ये हमारा दो चीज़ से निकाला जा सकता है। एटॉमिक नंबर हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कब होगा? जब रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन से पहले। इससे निकाला सकता है एटॉमिक नंबर। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन। ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो हमारे होते हैं एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का। अब आते हैं बात मास नंबर पे। मास नंबर क्या होता है? यदि हम डायग्राम पे वापस चले, डायग्राम को यहाँ पे न्यूक्लियस की साइड में चले, तो हमने न्यूक्लियस में देखा था कि न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन। देखिए ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम हो सकती है, बट न्यूट्रॉन की अलग होती है। न्यूट्रॉन किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 12 भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ मास नंबर, इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब कुछ सोचोगे मैं न्यूट्रॉन ही क्यों बोला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों बोला? इसको तो मैं चेंज कर सकता था इलेक्ट्रॉन से। देखिए क्या होता है, एटम जब एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो एक टाइम आता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उस एटम से बाहर निकल जाता है। इसलिए मैंने बोला कि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, वो बाहर नहीं निकल सकता, जबकि इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने प्रोटॉन का नाम दिया और न्यूट्रॉन। कैसे हो सकता है ये नंबर, ये मास नंबर, ये कैसे हो? देखिए कार्बन जो होता है हमने देखा एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 ही प्रोटॉन होते हैं, और मास नंबर उसका 12 होता है। 12 यूँ कहलाओ मास नंबर जो होता है, कार्बन 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन कितने होते होंगे? 12 में से 6 माइनस कर दीजिए, 6 आता है। कहने का मतलब कार्बन जो है उसके 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। बट कुछ स्टूडेंट को डाउट जाएगा कि हमने तो ऐसे भी देखा है, ऐसे भी देखा है और ऐसे भी देखा है। अब ये क्या होता है? देखिए जब हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो डिफरेंट टाइप के किसी एलिमेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट में डिफरेंट एटम होते हैं और डिफरेंट ही मास नंबर होता है। वहाँ हम वो चीज़ हमने पढ़ी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, चौथा या 5वां पॉइंट था, वहाँ हमने पढ़ा था। वो यहाँ से रिलेट करता है। कैसे करता है? आइसोटॉप जो होते हैं वो क्या होता है, जिनका मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि मास नंबर डिफरेंट होता है। ये हमने आइसोटॉप्स में पढ़ा था। यहाँ पे ये दो जानना जरूरी है, इसके बेस पे हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। आइसोटॉप्स ही होता है। अब होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? यहाँ पे क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, वो हमारे आइसोटॉप्स में आता है। आइसोबार्स में इसका उल्टा होता है, मास नंबर सेम होता है जबकि
एटॉमिक नंबर अलग होता है। ठीक है, आइसोबार्स में एलिमेंट में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होगा। इसका एग्जांपल ये रहा, देखिए ये होता है हमारा मास नंबर और ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये होता है मास नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखिए आइसोटॉप का एग्जांपल ये रहा, देखिए यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। ये हमारा एग्जांपल हो गया आइसोटॉप्स का। आइसोबार सब क्या होते हैं, देखिए मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। इसके लिए आप पोटेशियम ले लीजिए। पोटेशियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19, एटॉमिक नंबर 19 होता है, बट मास देखें 40 होता है। आर्गन ले लीजिए, आर्गन आता है 18 पे, 18 एटॉमिक नंबर होता है, मास उसका भी 40 के आसपास होता है। कैल्शियम ले लीजिए, उसका मास नंबर भी सेम होता है बट एटॉमिक नंबर होता है उसका 20। ये हमारे हो गए आइसोबार्स के एग्जाम्पल। ये होते हैं आइसोटॉप्स, ये होता है आइसोबार्स। अब वापस आते हैं मास नंबर पे। मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन और सम ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में सम ऑफ न्यूट्रॉन और सम ऑफ प्रोटॉन हमारा मास नंबर होता है। मास नंबर 12 आया, एटॉमिक नंबर 6 था। यहीं से निकालते हैं, देखिए मास नंबर 12 था, एटॉमिक नंबर 6 था। 6 हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने सब कुछ किया। इलेक्ट्रॉन है या सॉरी प्रोटॉन है, तो मैं यदि 12 में से 6 माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगी कितने न्यूट्रॉन है। 6 न्यूट्रॉन है। अब दूसरा लिया 13 या 6 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आप, और 13 हमारे मास नंबर है। 13 में से 6 माइनस करें तो यहाँ पे हमारे 7 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तीसरा हमारा था 14 C/14, तो बटे में क्या आएगा 6 आएगा। ये क्या हमारा, ये हमारा प्रोटॉन ले लिया आप। एटॉमिक नंबर जो सामने देखा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होती है 6 प्रोटॉन है, ये हमारा मास नंबर है। मास नंबर देखिए क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन और सम ऑफ न्यूट्रॉन। कहने का मतलब यदि कोई इक्वेशन है x + y = 2, मुझे x पता है, x की वैल्यू 1 है, तो मैं 1 + y = 2 करके y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार सम ऑफ प्रोटॉन सम ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर है। यहाँ पे जब मैं 14 में 6 माइनस करूँगा क्या आएगा 8 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम हो सकती है बट न्यूट्रॉन की हमेशा डिफरेंट होती है। इतना हमारा ये पूरा एटम पे वीडियो था। आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।